हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, इससे पहले पहले सारा पढ़ लिया था। एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल और बहुत सारे हमारे टॉपिक्स आए थे। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो, जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसका मोशन कैसे होगा जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आता है। मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन में आता है तो उसका मोशन जो होगा वो नॉर्मली कैसे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड बिग और स्मॉल विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। हम एक एक्टिविटी करेंगे। सपोज करो कि कोई हमने एक सॉलिड कोई बॉल ले ली जो सॉलिड बॉल है, मिट्टी की बॉल बना लो, ठीक है, वो सॉलिड होगी। होलो बॉल ले ली, होलो मतलब जैसे हमारी नॉर्मल बॉल्स होती है ना, फुटबॉल वगैरह, ये होलो होती है अंदर से खाली। या फिर कोई बड़ी चीज़ बिग, या फिर कोई स्मॉल। तो ऐसे कुछ चाहिए, चार अलग अलग चीज़ें लो, ठीक है, उनको चारों को एक साथ किसी सर्टेन हाइट से नीचे फेंको। सपोज करो छत से, अपनी घर की छत से नीचे फेंक रहे हो तुम चारों चीज़ों को एक साथ। तो क्या वो चारों के चारों एक साथ नीचे आएंगी, या फिर जो पहले बाहरी बॉल है वो पहले नीचे आएगी। तो ये सब एक्टिविटी है, ये आपको घर पे ट्राई करनी है। और इसके बाद मेरे को भी बताना है कि क्या होता है जब हम ऐसे चारों चार अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन हाइट से फेंकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एसलेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। और जैसे कि हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऊपर से फेंकते हैं तो वो एक एसिलरेशन आता है उसमें, मतलब एसिलेशन एक्सपीरियंस करता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। किसकी वजह से? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वजह से। मैंने बताया था ना, जी, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस एसिलेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। और ये जो एसिलेशन है ना, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो कितना भी ज़्यादा, कितना भी भारी मास हो, कितना भी हल्का हो ऑब्जेक्ट, उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हर किसी ऑब्जेक्ट पे सेम लगता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट है, ये सेम ही रहता है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड बिग और स्मॉल शुड फॉल एट अ सेम रेट। इसका मतलब ये है कि जो भी हॉलो या फिर सॉलिड या फिर बड़े या फिर छोटे, बिग या फिर स्मॉल, सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे ना वो सारे के सारे सेम रेट से ही नीचे गिरेंगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पहले भारी वाला आएगा पहले हल्का वाला आएगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये साइंटिस्ट ने करके भी दिखाया था। वो 20th फ्लोर पे गया था, मतलब 20वीं मंजिल पे गया था एक बिल्डिंग की। वहाँ से उसने दो चीज़ें फेंकी थी, एक भारी और एक हल्की। एक का मास ज़्यादा था, मतलब वेट ज़्यादा था, और एक का वेट कम था। तो दोनों को फेंका था उसने, दोनों ही सेम रेट पे नीचे आई थी। ठीक है, तो मतलब मास पे डिपेंड नहीं होती। जो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो मास पे इंडिपेंडेंट है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती। As g is near the earth, all the equations for the uniformly accelerated motion of an object become valid with acceleration a replaced by g. अब ये कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं तीन: v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये इनके बारे में डिटेल में आप जब हाई स्टडीज़ में आ जाओगे ना, बड़ी क्लासेस में, तब पढ़ोगे। वैसे ये इक्वेशन तीनों हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे हमें सपोज करो एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। हमें यू की वैल्यू दी हुई है, मतलब यू मतलब वेलोसिटी। टी की वैल्यू दी हुई है टाइम। ए की वैल्यू दी हुई है एक्सीलरेशन कितना है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनके डेरिवेशन भी आते हैं कि ये डराइव कैसे हुई, कहाँ से आई इक्वेशन। तो अगर आप जैसे 11th वगैरह में आओगे ना, तब तो इनके डेरिवेशन भी है वहाँ पे। अभी तो आपको सिर्फ ये डायरेक्ट इक्वेशन है, उसके बाद डेरिवेशन भी पढ़ोगे। In applying these equation, we will take acceleration a to be positive when it's in the direction of velocity, and then in the direction of motion
the acceleration A will be taken as नेगेटिव, इट अपोजेज द मोशन। सपोज करो तुम अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन पता है ना साउथ होती है, तो अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और एसिलरेशन की भी डायरेक्शन नॉर्थ है, मतलब कि तुम्हारी वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में, तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम एसिलेट भी नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हो, तो तुम्हारी जो एसिलेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और अगर सेकंड केस में अगर ये लें कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और एसिलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन साउथ है, मतलब अपोजिट है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारी जो वैल्यू होगी ना एसिलेशन की, वो नेगेटिव होगी, उसको मतलब हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि वो अपोज कर रहा है मोशन का, मोशन को वो रोक रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंपल सिंपल से 10.1, 10.2, 10.3, ये आपको ट्राई करने हैं। ये इंडेक्स क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मास। मास क्या होता है? मास क्या होता है, कोई बताएगा? मास एक ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि जहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ मास ज़रूर होगा, कि हर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़रूर होता है, ठीक है। वेट, अब पहले मास को डिटेल में देख लेते हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था ना, लास्ट चैप्टर का यूज़ आने वाले चैप्टरों में आएगा, चाहे वो तुम्हारे सिलेबस में ना हो। इस बार तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना वो वाला चैप्टर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन उसका यूजेस आते हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि उसकी समरी की वीडियोस मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। तीनों पार्ट्स अवेलेबल हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो जाके देखो तीनों पार्ट्स को, पूरी समरी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो लास्ट चैप्टर में जैसे बताया था कि मास जो होता है, मास मास जो ऑब्जेक्ट का मास होता है ना, वो इनर्शिया के टर्म्स में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता है? इनर्शिया का मेजर, मेजर ऑफ इनर्शिया ही होता है। वी हैव ऑल्सो लर्न द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज इनर्शिया, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन अर्थ और द मून और इवन ऑन द आउटर स्पेस। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो मास होता है ना, वो अगर सपोज करो अर्थ पे है तो अर्थ पे भी मास सेम ही है, मून पे जा रहे हैं तो मून पे भी मास मास सेम ही है, मतलब कि वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस, है ना, ये हर कहीं सेम रहता है। उसके बाद आता है वेट। वेट क्या होता है? वेट को अगर हिंदी में देखें तो वजन, कोई भी चीज़ उसका कितना वेट है। वेट को निकालने का फॉर्मूला पता है ना, m/g। डब्ल्यू, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू इजक्वल टू m/g। एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और जी मतलब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू फिक्स रहती है 9.8, और एम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो वेट वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो वेट है ना, वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ और है अर्थ पे, तो वेट अलग होगा। सपोज करो मून पे जा रहे हैं हम, तो मून पे जी की वैल्यू अलग है, जो जी की वैल्यू वो 9.8 नहीं है ना मून पे, तो वहाँ पे वेट अलग हुआ, लेकिन मास हर जगह सेम रहता है। अब वेट और मास में फ़र्क समझ आ गया ना। मास क्या होता है? हमारा सेम रहेगा थ्रू आउट द एवरी प्लेस, लेकिन जो हमारा वेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, मतलब प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है, ठीक है। वेट तो जगह के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मास जगह के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू m/a। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड इट्स फोर्स डिपेंड ऑन द मास। हमें पता है कि अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे, m पे, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किस पे डिपेंड करता है? g पे, m और g पे। ये दो ही चीज़ें हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ।
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। और जो वेट है ना वो भी एक तरह का फोर्स है, क्योंकि वेट की भी यूनिट न्यूटन होती है और फोर्स की भी यूनिट न्यूटन होती है, दोनों की यूनिट सेम है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और एफ का फॉर्मूला जो होता है फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू जी भी होता है। तो अगर इनको दोनों को इक्वेट करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इंटू जी, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ के केस में ये आपको याद रखना है ना, अर्थ के केस में ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर अर्थ है तो यहाँ पे जी आएगा, मतलब 9.8 वैल्यू आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मून या फिर स्पेस या कुछ भी है तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड द अर्थ। जैसे कि हमारा वेट है वो एक तरह का फोर्स ही है कि कितनी ज़्यादा फोर्स से जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। दी ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। और मैंने जैसे बताया ऐसा यूनिट जो होती है वेट की वो भी न्यूटन होती है जो फोर्स की होती है, मतलब वेट और फोर्स की दोनों की ऐसा यूनिट सेम रहती है, न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आता है द वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ ही लगता है, अर्थ की तरफ ही लगता है ना। इट हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो ये है इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, किसकी, वेट की। We have learned that the value of g is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass. Say m of an object, that is w is directly proportional to m. और अगर हम अर्थ पे बात करें, जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट है ना, सब में एक ही ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू लग रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जी की वैल्यू फिक्स है सबके लिए जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, क्योंकि जी की वैल्यू तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट एट ऑल गिवन प्लेस वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मेजर ऑफ इन मास। और यहाँ पे हम ज़्यादा मास मेजर नहीं करते, मास को मेज़र नहीं करते, लेकिन वेट को मेज़र करते हैं अर्थ पे। तुम कुछ भी चीज़ लेने जाते हो अगर शॉप वगैरह पे, तो क्या मेज़र करते हो, वेट या मास, वेट करते हो ना, क्योंकि जी की वैल्यू थ्रू आउट द अर्थ सेम ही है हर जगह, पूरी अर्थ पे। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मतलब मून पे कितना वेट होगा वो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट कर लोगे इजीली। बस तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू। वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। मास तो हर जगह सेम रहता है, वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट नहीं करता, वेरी नहीं करता। तो क्या वेरी करता है, ग्रेविटी, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो अगर वहाँ मून पे जी की वैल्यू पता चल जाए तो तुम इजीली वेट मेजर कर पाओगे ना मून पे भी। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ। और ये सब वही बताया इसने, कुछ नहीं है बाकी। ठीक है, इन द सेम वे द वेट, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। हमने सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने एम मान लिया। ठीक है, एम मान लो अपने पास से, स्मॉल एम। लेट इट्स वेट ऑन द मून वी डब्ल्यू एम। और सपोज करो हमने मून पे उसका वेट डब्ल्यू एम मान लिया। लेट द मास ऑफ द मून बी एम एन, एम एम। और हमने मून का मास एम एम मान लिया है एंड इट्स रेडियस आर एम, और उसकी रेडियस हमने आर एम मान ली। ठीक है, बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी। और अगर हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं सिंपल, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वेट होगा हमारा, डब्ल्यू एम इजकल टू कितना होगा, जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर। आर एम क्या है, रेडियस ऑफ द मून, कैपिटल एम एम क्या है, मास ऑफ द मून, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स वाला फॉर्मूला है, फोर्स वाला जो पढ़ा था ना, एफ इजकल टू जी इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, क्या निकालने के लिए, डब्ल्यू की, वेट की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आता है अब हमारा लेट अस द वेट ऑफ एन सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वी डब्ल्यू ई, द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड मास ऑफ अर्थ इज एम। अब इसको हमने अर्थ के केस में लिखा,
तो अर्थ के केस में कैसे लिखेंगे, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और डब्ल्यू ई क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ पे कितना वेट है ऑब्जेक्ट का, डब्ल्यू। उसके बाद हमने ये डिफरेंट कैलकुलेट की, डब्ल्यू एम निकाला, अपने पास से वैल्यूज़ रखे, मतलब मास ऑफ जो मून है वो 7.36 × 10^22 kg होता है, 1.74 × 10^6 मीटर रेडियस होती है। तो डब्ल्यू एम निकाला, ऐसे डब्ल्यू ई निकाल लिया। ठीक है, किसके टर्म्स में, एम के टर्म्स में, ये एम के टर्म्स में डब्ल्यू एम और डब्ल्यू ई आ गया। अब उसको हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे आपस में, तो क्या होगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 0.165, और जो 1/6 के बराबर है। मतलब कि जो वेट है मून पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसको मून पे ले जाके वेट करें उसका, और अगर उसको हम अर्थ पे ले जाके मेज़र करें, तो जो मून पे जो वेट आएगा ना उसका, वो पता है, अगर अर्थ पे सपोज करो 6 kg वेट आया है उस ऑब्जेक्ट का, तो मून पे उसका 1 kg वेट आएगा, मतलब 1/6। मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो बहुत कम है, और अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी, स्मॉल जी की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वेट होगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट को, कोई भी प्लैनेट, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उसका उतना ही ज़्यादा वेट होगा। तो यहाँ पे जो अर्थ पे जी की वैल्यू वो ज़्यादा होती है मून से, तो इसलिए अर्थ पे 6 किलोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे जाके वो 1 किलोग्राम का हो जाता है। मतलब मून पे उसका वेट मेज़र करेंगे तो वो 1 kg होगा। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 10.4 10.5, ये आपको करना है। और हम नेक्स्ट टाइम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ा है हमने। और दूसरा हमने मास पढ़ा है, वेट पढ़ा है, वेट मून पे कितना होगा, अर्थ पे कितना होगा, उन दोनों का कंपैरिजन पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। और ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करने घर पे होते हैं तो ठीक, मैं वैसे इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इन्हें फेयर कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो फेयर कॉपी में करने की ज़रूरत है। और ये सारे आपको करने आने चाहिए, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज और ये एग्जांपल्स, ये सारे आपको करने आने चाहिए, सॉल्व कैसे करते हैं ये सब आने चाहिए आपको। ठीक है।